जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा कि गजट नोटिफिकेशन तो निकल गया। केंद्रीय कर्मचारियों के पे पेंशन में किस तरीके से इजाफा होगा, कौन है खुश और कौन हो रहे हैं दुखी। 8वें वेतन आयोग का लेटर निकलने के बाद अगला एक्शन क्या है दोस्तों, पूरा बताऊंगा। और पीसीडीए ने एक एडवाइजरी जारी की, उसको आपको जरूर सुनना होगा। और आज है गणतंत्र दिवस, जैसा हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 आज के दिन हमारे संविधान को लागू होने और भारत को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का दिन है, प्रतीक है। तो दोस्तों, जैसा कहते हैं कि सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए भी होना चाहिए राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए राष्ट्र भक्ति, और ये सारे गुण सैनिकों में होते हैं। और इसके लिए कई सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं अपने सैनिक जीवन चैनल की तरफ से उन्हें हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस गजट नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं जिसकी लड़ाई लगातार चली आ रही है। हाँ जी दोस्तों, लग रहा है सैनिकों को भी इसमें लपेटा जाएगा। क्या सिर्फ सैनिक बचे और नेता, बाकियों को उन्होंने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक गजट नोटिफिकेशन दिया है। आखिर इससे कौन खुश है, कौन दुखी है, इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं 8वें वेतन आयोग को लेकर अब क्या कहा है। यानी जैसे घोषणा के बाद एक कदम था कि लेटर निकला, और लेटर निकला 23 जनवरी 2025 को शिव गोपाल मिश्रा साहब के लिए, जेसीएम के लिए, कि आप अपना पक्ष रखें। उन्होंने लिखा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए 8वें वेतन आयोग की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, क्या क्या होता है कि सबसे पहला जेसीएम भी अपनी मीटिंग करेगा, जितने आपके संगठन हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। यानी बजट में हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इसके संदर्भ में 8वें वेतन आयोग में उन्होंने कहा है कि आखिर कमेटी का गठन हो गया, सरकार क्या देगी। कुछ लोग कह रहे थे कि झुंझुना देगी, कुछ नहीं देगी, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट किया। आज कुछ लोग जो फिटमेंट फैक्टर 1.88 1.722 की बात कर रहे हैं, तो उनको यह बता दूं कि 1 जनवरी 2026 को 1.63 वैसे ही आपका हो जाएगा। और उसके बाद जुलाई 2027 तक ये जाता है तो एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, 2-3 डीए के इंस्टॉलमेंट और बढ़ जाएंगे आपके। फिर 1.92 दे रही, तो सरकार दे क्या रही है आपको, ना दे उससे अच्छा 8वां वेतन, वो तो वैसे ही बढ़ रहा है डीए। लेकिन उन्होंने कहा जो डीए और इन्फ्लेशन के बीच का गैप है, उसके लिए पे कमीशन होता है, और वो फिटमेंट फैक्टर का है 2.25 से कम का सवाल ही नहीं होता है। और ये तो मिनिमम है 2.25, नहीं है सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लागी, तब भी तो आप समझ सकते हो कि आपका डीए तो बढ़ ही रहा है। फिर हमें फायदा कहां है, कैसे बोला, लोग बकवास करे जा रहे हैं कि 1.7288। उन्होंने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा है अभी 3 सदस्यों का पैनल होगा, और उनका फिटमेंट फैक्टर को लेकर उन्होंने कहा अभी तक किसी को नहीं पता है। पहले ये अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिश सरकार के सामने ये स्टडी करेंगे, फिर सरकार के सामने सुझाव देंगे, सुझाव के बाद अपनी रिकमेंडेशन जो भी है उसके साथ, और फिर बारी आती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, बारी आती है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की, बारी आएगी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की, डीओपीपीडब्ल्यू, यानी ये लोग कहां तक कैंची चलाएंगे। और ये देखेंगे कि अगले 10 साल में जो लाइफ की कौन सी चीजें हैं जो पिछले 10 साल में जरूरत थी, और आज और अगले 10 साल का भविष्य तय करना है। अगले 10 साल में डीए भी तो बढ़ रहा है, तो सरकार कौन सा एहसान कर रही है। तो इसमें आप बात करना 1 पॉइंट इसकी ये बेईमानी, इसके ऊपर उन्होंने कड़ी आलोचना की उन लोगों को जो कि अर्थशास्त्री के नाम पर अलग अलग प्रकार के वीडियो बना रहे हैं। उन्हें बोला 8वां वेतन आयोग नहीं होगा तब भी आप 1.635 आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, ये तो लगातार मिल रही है, फिर फायदा क्या हुआ। आप फायदे की बात सोचियो, आप अगले 10 साल की चीजों को आप अभी से कंसिडर नहीं करना है। आपको समझना होगा कि आज हम कहां हैं, और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमें, उन्होंने कहा है, कम से कम 400 से 500 पेज का अपना एक ड्राफ्ट बनाना होगा, हर एक पहलू को लगाना होगा। पहले उन्होंने कहा है मोबाइल हमारे पास 1000 रुपए का था, आज 1 लाख का मोबाइल है, तमाम चीजें बदली हैं, उस बदलाव को कंसीडर करोगे तो उन्होंने कहा है मिनिमम 2.25 फैक्टर होगा। अब 2.25 से कितनी सैलरी बनेगी, जैसू जवान का क्या होगा, इसके लिए आप दोपहर का वीडियो आप अवश्य देखें। अब मैं बात करूंगा गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम गजट कर्मचारी संगठन इसको बता रहे हैं तगड़ा झटका। कोई बोल रहा है पैरों में कुल्हाड़ी, कोई बोल रहा है सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की तरह ये बन गया है, यानी सेम 1 रैंक 1 पेंशन, जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 आया था और हम लोग टटोलते रह गए, ढूंढते रह गए, वैसा ही उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने कहा यूनिफाइड पेंशन स्कीम
केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। भारत सरकार के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कर्मचारी संगठनों ने इसको तगड़ा झटका बताया और कहा कि सरकार ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद ही बीआरएस मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारियों को पेंशन के लिए 60 वर्ष तक आयु का इंतजार करना होगा। अगर कोई कर्मचारी 45 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होता है तो पेंशन के लिए 15 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। यानी क्या खाएगा क्या कमाएगा। पटेल ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। अगर कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प के तौर पर चयन करेगा तो उसे एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पहले की तरह चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू है जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करें। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने का जो औसत है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और उनको डीए डीआर भी मिलेगा। और उन्होंने कहा कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में चला जाएगा। उक्त अंशदान के बदले सरकार प्रति 6 माह पर सैलरी का 10वां हिस्सा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारियों को वापस करेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद दी जाएगी, लेकिन उन सभी कर्मचारियों को पेंशन केवल अधवरसता पूरी करने पर ही मिलेगी। यानी उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट की तारीख से ही उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 25 वर्ष की नौकरी के बाद 60 वर्ष उम्र तक का उनका इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारियों की डिमांड थी कि जो 25 वर्ष वाली है उसको 20 साल किया जाए। एनपीएस ओपीएस को ही की तरह 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो। पेंशन भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत से शुरू करें, न कि रिटायरमेंट की तिथि से, और एक मुश्त अमाउंट की जगह कर्मचारी अंशदान ब्याज सहित वापस करें। आपने जैसे दोस्तों हम हमारे को 50% पेंशन मिलती है, उसके बाद हमें ग्रेच्युटी मिलती है, और हम जिस दिन रिटायर्ड होके जाते हैं, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, सर्विस मिनिमम 15 साल है, तो हमारी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती है। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ अर्धसैनिक बल इसमें 2004 के बाद फंसे हुए हैं। यानी नेता ने अपनी पूरी पेंशन सैनिकों की तरह रखी है, यानी नेता ही हैं, इन्होंने पेंशन एश्योर्ड है, और कितने एक बार नहीं 4 बार पेंशन ले सकते हैं। पेंशन के साथ साथ वेतन भी ले सकते हैं। इस देश में अंधेर है, यानी कि जो देश की बॉर्डर, यानी आप समझ सकते हो, सीएपीएफ की बात करूं, रेलवे कर्मचारियों की बात करें, उनका जो भविष्य यानी उनका पेंशन जाने के बाद जो जीवन है वो किस तरह डगमगा रहा है, ये आज देश की असली स्थिति है। और इसको आप समझ सकते हो, पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस लगाया गया, और इसको मॉडिफाइड करके यूपीएस लाया गया। तो यूपीएस में कई कर्मचारी काफी झटका लगा है, परेशान है, लेकिन कुछ सहूलतें उन्होंने दी हैं। यानी कुछ तो दिया है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर दिया है दोस्तों। यानी देश के लिए मर मिटने वाले काम करने वालों का यह हाल है, और नेता मलाई चाट रहे, और नेता करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सब्सिडी है, सब है। और इस बात को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आपकी क्या राय, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। यह है आपके लिए चेतावनी और सावधानी शायद, और यह है आपका निकला है प्रयागराज से, यानी पीसीडीए से निकला है ये लेटर, जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ जालसाज आपको इस कार्यालय के एजेंट प्रस्तुत करते हुए रक्षा पेंशन भोगियों को उनके पेंशन से संबंधित शिकायत के निपटारे में मदद करने के नाम पर ठगने का प्रयास कर रहे हैं तथा उनकी शिकायतें भुगतान संशोधन करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। इस कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस कार्यालय में संबंध सैन्य कर्मियों से अनुरोध है कि वे संबंध में सतर्क रहें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति संज्ञान में आता है तो तुरंत कार्यालय के सतर्कता अधिकारी विजिलेंस अफसर को इस एड्रेस पर सूचित करें। तो दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यानी पीसीडीए जैसे ही स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपकी पेंशन बढ़ोतरी की प्रॉब्लम है, आपकी वन रैंक वन पेंशन की प्रॉब्लम है, आपकी एरियर की प्रॉब्लम है, और आपके मतलब तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए कई लोगों ने इसमें बीच में सेंध मार करके आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपका काम करा देंगे। तो उनसे बच के रहना होगा, नहीं आपका खाता बंद भी होगा और खाली भी हो जाएगा। ये लेटर है आप समझ सकते हो, एसके त्रिपाठी सहायक नियंत्रक, और ये लेटर आप देख सकते हो। उन्होंने लिखा है कि श्री अभिनव डूडी इसको इंचार्ज बनाए गए, उनका नंबर इसमें दिया है और उनका मोबाइल और आईडी सब दिया है, और सभी को दिया है कि आप इसमें आर्मी
नेवी, एयरफोर्स, सभी को आप ये लेटर दे दीजिए, ये सूचना दे दीजिए कि जो आधिकारिक नंबर है पीसीडीए के, उन्हीं पर आप बात करें, उन्हीं से संपर्क करें। आप बीच में किसी मीडिएटर से करेंगे तो आपके साथ धोखा होगा। ऐसा कोई मीडिएटर आता है, वो ठग है, जालसाज है, आपके साथ धोखा करेगा, उसकी शिकायत 8003819909 पर जरूर करें। तो दोस्तों, आज की खबर है, अभी आप देखिए कर्तव्य पथ पर, यानी हाँ जी दोस्तों, ये दिल्ली में आपको वो चीज दिख जाएगी जो हम बॉर्डर पे करते हैं और जिसके लिए हम अपनी जान तक दे देते हैं। वो देश प्रेम दिखेगा और देशभक्ति दिखेगी, और देशभक्ति कैसे करते हैं उसका जज्बा दिखेगा। यानी आप चाहे समझ सकते हैं, उनकी परेड देख सकते हैं, आप उनके डेमोस्ट्रेशन इक्विपमेंट का देख सकते हैं और उनका जोश और जुनून दे सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।